क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल। तो क्या है केमिस्ट्री में मेन मुद्दा क्या होता है, कोई नक्शा होता है, उसका स्पीड या फिर रेट क्या है, ये तो वो बता ही रहा है। हमको स्टार्ट करना है हमारा चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, और उसके बाद यूनिट 3। यूनिट क्या है ये, 3। देखना भाई, पढ़ेंगे इसको बहुत बेहतरीन अंदाज में, देखना बहुत। केमिकल काइनेटिक्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ केमिकल रिएक्शन। तो क्या है केमिकल काइनेटिक्स का काम क्या है, ये हमको बताता है कि केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं। केमिकल रिएक्शन कैसे, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है वो अलग चीज है, और केमिकल रिएक्शन क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये हम कहां पे जानेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। देना बड़े ध्यान से। केमिस्ट्री बाय इट्स वेरी नेचर इज कंसर्न्ड विद चेंज। तो क्या है, अब केमिस्ट्री जो भी आप पढ़ते हैं इसमें मेन मुद्दा क्या होता है, चेंज होता है। क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, और केमिकल रिएक्शन को हम लोग दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं, अगर तुमको पता है तो। केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में, केमिकल चेंज बोलते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिखने का ट्राई करें, देखना लिख पा रहे हो कि नहीं। केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल चेंज। तो क्या है केमिस्ट्री में मेन मुद्दा क्या होता है, कोई ना कोई चेंज हो रहा होता है, किसी सब्सटेंस से कोई नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, तो क्या है केमिस्ट्री में मेन मुद्दा क्या है, चेंज। कौन सा चेंज, केमिकल चेंज। मतलब क्या है, किसी पुराने सब्सटेंस से कोई नया सब्सटेंस बनेगा। सिंपल सिंपल बातें हैं, जिंदगी सिंपल है। चैप्टर 4 चैप्टर 3 देखना पड़ेगा ध्यान से, और क्या लिखा देखना। Substance with well-defined properties are converted by chemical reaction into other substance with different property। तो क्या है, कुछ पुराने सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टीज के साथ, अब क्या है कुछ पुराना सब्सटेंस है उसके अंदर क्या है खुद की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो चेंज होगा किसमें, एक नए सब्सटेंस में, एक नए सब्सटेंस में जिसकी कुछ नई प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे अगर तुमने देखा होगा अपनी दुनिया में, तो आपने पढ़ा होगा कंबस्चन। क्या पढ़ा होगा, कंबस्चन को हम लोग क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में, बर्निंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्निंग। अगर हम लोग मैग्नीशियम का कंबस्चन करते हैं, मतलब मैग्नीशियम का रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये क्या है, मेटल है, ये क्या है, एक मेटल है, तो मेटल की अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। ये क्या है, उस मेटल का ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है ये, तो इसकी भी क्या होंगी, कुछ ना कुछ अपनी प्रॉपर्टीज हो। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ पुराने सब्सटेंस से क्या बना है, कुछ नए सब्सटेंस बने, कुछ पुराने सब्सटेंस से क्या बने, कुछ। ये वाला दिख रहा है कि नहीं, इसके अंदर बहुत ज्यादा तुम लोग को फिर बताना चाहिए ना, तुम लोग क्यों बैठे हो फिर, रोबोट की तरह थोड़ी आपको बैठना है। अब वो तो दिखने दो, उसको थोड़ी नहीं लेगा, नहीं बहुत ज्यादा दिखने, उतना दिखेगा उतना ठीक है, उतना लाइटिंग सही है। अब ये वाला दिक्कत है, अब बताओ, इसको फेंकाऊं क्या, अब ठीक है ना। तो क्या है आपका, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगा, किसी पुराने सब्सटेंस से क्या होगा, कोई नया सब्सटेंस बनेगा। यही क्या है, केमिस्ट्री है, यही क्या है, खत्म, केमिस्ट्री हमने पढ़ लिया। चलो बंद कर दो बुक को। ये क्या आपका केमिकल रिएक्शन, मजाक करते करते कहीं मैं सीरियस ना हो जाऊं, बच्चों की तरह बिहेव मत करना, ठीक है। बंद मतलब नहीं, ये सानिया बंद कर चली गई थी, वहां तक पहुंच गई थी, ठीक है। तो क्या आपका मेटल को रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन रहा है, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है या फिर एसिडिक होता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग केमिस्ट्री जो है वो 12th क्लास में पहली बार सुन रहे हो, केमिस्ट्री कोई चीज होती है। 9th 10th 8th पूरा साफ।
अरे तो बच्चों वाली बात होगी, जिसमें एच होता है उसको एसिड बोलते हैं, जिसमें ओ एच होता है उसको बेस। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं सारे के सारे? बेसिक होते हैं। क्या होते हैं सारे के सारे? बेसिक होते हैं। और ये क्या है? मेटल है, ना एसिड ना बेस। तो क्या है, जो पुराना सब्सटेंस होगा उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, और जो नया बनेगा उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज निकल करके बाहर आएंगी। ठीक है, यही क्या आपका केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। मतलब क्या है, किसी ओल्ड सब्सटेंस से जिसके पास क्या है, वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज हैं। मेटल की सारी प्रॉपर्टीज तुमको पता होंगी। गुड कंडक्टर होता है, डक्टाइल होता है, मेलिएबल होता है, ये सब क्या है, मेटल्स की तो प्रॉपर्टी होती है। इसकी क्या अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इससे क्या बनेगा, केमिकल रिएक्शन के द्वारा, केमिकल रिएक्शन के हेल्प से क्या बनेगा, कोई न्यू सब्सटेंस बनेगा। बहुत बेसिक चल रहा है भाई, देख लेना, आसान एकदम। इसकी भी क्या होंगी, अपनी वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज होंगी। इसे कॉपी हो जाएगा तो और अच्छी बात है। क्लोन, क्लोन, ठीक है। तो क्या है, कोई पुराना सब्सटेंस है, उसके पास क्या है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उससे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन उसके अंदर होगा तो उससे क्या बनेगा, कोई नया सब्सटेंस बनेगा। ये क्या होता है आपका केमिस्ट्री में होता है। इसको आपको लिखना है अपनी कॉपी में। लिखते हो भाई सत्य। तेजी से मारना चाहिए भाई, जल्दी जल्दी। देखो आगे क्या लिखा हुआ है इसमें। अब क्या लिखा है आपका, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन केमिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट। अब क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में जानने के लिए जो केमिस्ट होते हैं वो दो चीजों को फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं। पहला क्या है, फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विच कैन बी प्रेडिक्टेड बाय थर्मोडायनामिक्स। फिजिबिलिटी मतलब क्या होता है, मतलब कोई रिएक्शन होगा या फिर नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिबिलिटी बोलते हैं। As you know that reaction with delta G greater than less than 0 at constant temperature and pressure is feasible। तो क्या है, अगर किसी भी रिएक्शन में जो डेल्टा जी होता है अगर वो लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है, वो रिएक्शन आपका होगा। अगर डेल्टा जी 0 से ज्यादा है तो वो रिएक्शन आपका फिजिबल
अगर डेल्टा जी 0 से कम है तो रिएक्शन क्या है आपका, 0 से कम मतलब किसमें आ जाएगा, माइनस में आएगा ना। फिर क्या है तुम्हारा, अब डेल्टा जी जो पूछेगा उसको यही मारूंगा, बहुत ज्यादा है, बहुत इतना ज्यादा मार दूंगा ना, ठीक है, कि मेरे ऊपर केस जाएगा, इतना ज्यादा मार दूंगा मैं। क्या है बताओ डेल्टा जी, ठीक है वो वाला है, तो कौन वाला है वो वाला, मतलब क्या, गिव्स एनर्जी मतलब क्या होता है, खड़े हो जाओ, गिव्स एनर्जी मतलब क्या होता है, पढ़ा चुका हूं मैं तो, फॉर्मूला सब पढ़े थे गिव्स एनर्जी फाइंड करने का। अब जो क्या लिखा है, बी का आपका एक्सटेंड टू विच अ केमिकल रिएक्शन विल प्रोसीड कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम। अब क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं कि आपका किस एक्सटेंट तक कोई भी रिएक्शन होगा, मतलब कितना दूर तक रिएक्शन आपका जाएगा। फिर क्या अगला चीज, तीसरा क्या आपका, स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, हम लोग किसी भी रिएक्शन का स्पीड भी फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं, टाइम टेकन बाय अ रिएक्शन टू रीच इक्विलिब्रियम। अगर पूछेगा किसी भी रिएक्शन की स्पीड का मतलब क्या है, मतलब क्या है, किसी रिएक्शन को कितना टाइम लग रहा है इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में, बैठ जाओ, किसी भी रिएक्शन को कितना समय लग रहा है इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि रिएक्शन की स्पीड। लिखो कॉपी में, स्पीड ऑफ द रिएक्शन डालो हेडिंग, लिखो द टाइम टेकन बाय अ रिएक्शन, द टाइम टेकन बाय अ रिएक्शन टू रीच इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब क्या है, किसी भी रिएक्शन को कितना टाइम लग रहा है इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किसी भी रिएक्शन की स्पीड बोलते हैं। मतलब क्या है, मान के चलो ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है, फिर क्या हो जा रहा है, बी से सी बनता जा रहा है। अब क्या है, जब रिएक्शन आगे जा रहा है तो उसके रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, पीछे जाएगा तो क्या बोलेंगे, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब ये दोनों बराबर हो जाए, मतलब जिस रेट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उतने ही रेट से प्रोडक्ट से क्या बने, रिएक्टेंट बने, इस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, भाई मैं इक्विलिब्रियम की स्पेलिंग कैसे भूल सकता हूं भाई, इक्विलिब्रियम की स्पेलिंग नहीं मुझे याद आ रही है। नहीं नहीं, मत बताना मत बताना मत बताना, ये देख रहे हो, यहाँ पे लिख करके मैं यहाँ कैसे भूल सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इस चीज का संकेत होता है कि आपका बुढ़ापा आ चुका है। वही तो कह रहा हूँ, ये चीज का प्रूव है कि आपका बुढ़ापा आ चुका है। तो क्या हुआ, बीमारी होती है ऐसी कि इंसान बचपन में बूढ़ा हो जाता है, हो सकता है। ये देखो वहां पर तो सही है ना, तो जो वहां पे सही लिखे, यहाँ अब सही है ना, ठीक है। तो ये क्या आपका इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। किस चीज को बोलते हैं, जब क्या हो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसको आप लिखेंगे अपनी कॉपी में वही नीचे, रेट ऑफ फॉरवर्ड, मतलब जिस रेट से ए से बी बन रहा है उतने ही रेट से बी से ए बनने लगे, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जब ऐसा हो जाए तो क्या होगा, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम आ चुका है, ठीक है। अब वो वैसा ही होता रहेगा हमेशा। अगर ए से बी आपका बन रहा है 10 एक सेकंड में, तो बी से ए भी कितना बनेगा, 10 ही बनेगा एक सेकंड में। रेट का मतलब पता है ना, दर, बस डर हो गया। ये फटाफट लिखेंगे भाई सभी लोग, जो मैंने लिखा वही छाप दो। इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर मैंने पढ़ाया था 11th क्लास में। अब तुम सब लोग भाई इतना पाप किए रहते हो, फिर कहते हो समझ आना चाहिए। समझाया था मैंने जब समय था समझाने का।
अब ऐसे थोड़ी मैं भगाऊं, अब तो भाई चलेगा ना तेज, अब थोड़ी ना यहाँ पे बैठ के हम आपको इक्विलिब्रियम नहीं बता पाएंगे भाई, ठीक है, क्योंकि फिर सिलेबस नहीं पूरा होगा तो फिर मेरे ऊपर ही तो आएगा, सिलेबस नहीं पूरा किए कैसे नंबर आएगा। Along with feasibility and extent, it is equally important to know the rate and factors controlling the rate of a chemical reaction। क्या है, फिजिबिलिटी के साथ और एक्सटेंट के साथ। फिजिबिलिटी मतलब रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, और अगर पॉसिबल है तो रिएक्शन कितने देर तक होगा, कहां तक रिएक्शन जाएगा। इनके साथ साथ ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए कि रिएक्शन का रेट क्या है और कौन से फैक्टर्स है जो रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, रिएक्शन के रेट को कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब कौन से फैक्टर, मतलब क्या है, जो रिएक्शन के रेट को तो स्लो करेंगे या फिर उसको बढ़ा देंगे। सिंपल बात। तो क्या है, रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, या फिर रिएक्शन का एक्सटेंट क्या है। इसके साथ ये दोनों चीजें तो पता करना इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको और भी चीजें पता होनी चाहिए। पहला क्या है, रिएक्शन का रेट क्या है और कौन से फैक्टर्स है जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट, ठीक है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। अब क्या लिखा देखना, for its complete understanding, for example which parameters determine as to how rapidly food gets expired। तो क्या है, अब आपका एक आता है, अब फूड क्या हो जाता है आपका, खराब हो जाता है, खाना क्या हो जाता है, खराब हो जाता है जब आप उसको 1-2 दिन तक छोड़ देते हैं खुले में। क्या हो जाता है, खाना खराब हो जाता है जब आप उसको 1-2 दिन तक खुले में छोड़ देते हैं। अब क्या है, कौन सा पैरामीटर ये चीज डिसाइड कर रहा है कि खाना कितना जल्दी खराब होगा, ठीक है, 1 दिन में खराब होगा, 2 दिन में होगा, 3 दिन में होगा, 4 दिन में होगा, ये चीज कैसे आप जान पा रहे हैं फूड आपका कब खराब होगा। तो क्या है, ये आपको जानना पड़ेगा। आपको पता है कि अगर खाने को खुले में छोड़ दोगे तो वो खराब हो जाएगा, मतलब रिएक्शन क्या है, फिजिबल है, ये तुमको पता है। अब तुमको जानना है किस रेट से वो खराब हो रहा है, कितना जल्दी खराब हो रहा है, और उसको खराब कौन कर रहा है, क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है खाने को खराब करने के पीछे। क्या तुम इस बात को सोच पा रहे हो, खाना क्यों खराब, जैसे मानते हो तुमने ब्रेड छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया तुमने, ब्रेड खाए हो कि नहीं, ब्रेड, ब्रेड की स्पेलिंग सही है ना, अब देखो ना क्या है, जो आपका ब्रेड होता है अगर आप उसको खुले में छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसके ऊपर फंगस ग्रो कर जाते हैं। कौन ग्रो करता है, फंगस ग्रो करते हैं। अब तुमको अगर पता है, अब तुमको पता है कि अगर ब्रेड को खुले में छोड़ोगे तो उसके ऊपर फंगस ग्रो करेंगे, यानी कि जो यहाँ पे रिएक्शन होगा वो क्या है, फिजिबल है। वो रिएक्शन क्या है, मतलब रिएक्शन पॉसिबल तो है। अब तुमको जानना है कि ये रिएक्शन किस रेट से हो रहा है। तो जो फंगस होता है वो कहाँ पे ग्रो करता है, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन पे। कहाँ पे, हॉट एंड, मतलब जहां पे पानी होने ज्यादा रहे, नमी हो, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन। अगर ये कंडीशन रहेगी तो तुम्हारा फंगस ग्रो कर जाएगा। यानी कि ये वो पैरामीटर है जो इस रिएक्शन के रेट को डिसाइड कर रहा है। इसी ब्रेड को अगर तुम फ्रिज में डाल दोगे तो वो खराब नहीं होगी, जाहिर सी बात है। तो फंगस तभी ग्रो करेगा जब क्या है, वहां पर आसपास गर्मी है, आसपास क्या है, गर्म माहौल है, तभी वहां पे फंगस ग्रो करेगा। कि इसी ब्रेड को अगर आप फ्रिज में डाल देंगे तो वो खराब नहीं होगी। यानी कि ये वो पैरामीटर्स है, ये वो कंडीशंस है जो डिसाइड कर रही हैं कि आपका फंगस उस पर ग्रो करेगा, ये रिएक्शन जो है वो खराब, वो होगा या फिर नहीं होगा। यानी कि स्पॉइलिंग ऑफ ब्रेड होगी या फिर नहीं होगी। यहाँ जो रिएक्शन है वो क्या है, स्पॉइलिंग ऑफ ब्रेड है, या फिर इसको अच्छे लोग क्या बोलते हैं, स्पॉइलेज ऑफ ब्रेड बोलते हैं। जो प्यारे प्यारे लोग होते हैं उसको स्पॉइलेज ऑफ ब्रेड बोलते हैं, स्पॉइलेज ऑफ ब्रेड, फैंसी अंग्रेजी, ठीक है। क्या आपका आपका स्पॉइलेज ऑफ ब्रेड। तो क्या है, स्पॉइल्ड ब्रेड होगी या फिर नहीं होगी, इसको डिसाइड कौन कर रहा है, टेम्परेचर कैसा है और वहां पर नमी है या फिर नहीं। तो इसको तुम लिखो स्पॉइलेज ऑफ फूड या फिर स्पॉइलेज ऑफ ब्रेड लिखो। बोलूं, bread gets spoiled, bread gets spoiled when there is a hot and humid condition। जब हालात हॉट होंगे और क्या होंगे, ह्यूमिड होंगे। एक बार सर से पूछ के, सत्यम सुबह क्लास रहेगी या फिर नहीं रहेगी। सत्यम मत जाना, सानी आप जाइए सर से पूछिएगा सुबह क्लास रहेगी या फिर नहीं रहेगी।
नहीं बैठ जाओ, सच में मत जाना, ठीक है ना। ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन, ठीक है। तो क्या है, आपको फिजिबिलिटी के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि फिजिबिलिटी क्यों हो रही है, उसका पैरामीटर क्या है, कैसे कम होगी कैसे ज्यादा होगी। अब क्या देखना, आने दो उसको। पहले ही मतलब नहीं, हम आपको 6:25 में मैसेज करेंगे, सिंपल सी बात है। किसी का नहीं रहेगा भाई, ठीक है मैं बात कर लूंगा, मेरा ही तो भाई है। ये मिटता है कि नहीं है, जल्दबाजी में मिट जाएगा ना। देखो ना, अब देखना भाई बड़े ध्यान से क्या लिखा हुआ है, हाउ टू, देखना भाई यहाँ पे पहले एक बार देख लो, हाउ टू डिजाइन अ रैपिडली सेटिंग मटेरियल फॉर अ डेंटल। अब फीलिंग के लिए आप गए होंगे डॉक्टर के पास, दांतों में वो क्या करते हैं, जब आपके दांत क्या हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ सामान वो भरते हैं दांतों में। क्या तुमको पता है, कभी हुआ है तुम्हारे साथ? जब होगा तब देखा जाएगा, ठीक है। और व्हाट कंट्रोल द रेट एट विच फ्यूल बर्न्स इन एन ऑटो इंजन। तो क्या है, कौन कंट्रोल करता है रेट को, फ्यूल कितना तेजी से बर्न होगा या फिर कितना धीरे धीरे बर्न होगा। अब तुम बताओ, ज्यादा तेल कब खर्च होता है, जब बाइक की स्पीड स्लो हो या फिर तेज हो। जब बाइक की स्पीड, अब भाई मैंने बाइक मुझे नहीं आता ड्राइव करना, जो मुझे पता है वो बता रहा हूँ, ठीक है। अगर बाइक की स्पीड तेज हो तब ज्यादा तेल खर्च होगा या फिर जब स्लो हो तब ज्यादा तेल खर्च होगा। पेट्रोल, पेट्रोल, पेट्रोल है, स्लो हो तब ज्यादा पेट्रोल खर्चा होता है, ठीक है। होशियार तुम लोग मुझे कर देते हो कंफ्यूज, ठीक है। तो क्या है, जब बाइक की स्पीड क्या हो, स्लो हो, क्या, मुझे नहीं कंफर्म, मैं थोड़ी ना बाइक को ड्राइव किया हूँ, मैंने सुना था बस। तो क्या है, जब आप बाइक चलाते हैं तो उसके अंदर जो फ्यूल होता है, फ्यूल मतलब क्या होता है उसके अंदर, पेट्रोल होता है, क्या होता है, पेट्रोल, ठीक है। तो क्या है, ये जो पेट्रोल है ये आपका तब ज्यादा होता है खर्चा जब क्या हो, बाइक की स्पीड स्लो हो। तो यानी कि ये जो फ्यूल का खर्चा है, जो फ्यूल का कंबस्टन हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्यूल का कंबस्टन हो रहा है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्पीड के ऊपर, किसके ऊपर, स्पीड के ऊपर। स्पीड बढ़ाओगे फ्यूल का कंबस्टन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, ये जो कंबस्टन वाला रिएक्शन है इसका रेट कौन कर रहा है डिसाइड, स्पीड ऑफ बाइक, समझ आया। तो क्या है, नहीं तो फिर उसमें दिक्कतें भी आती है ना, तेज नहीं चलाना चाहिए, 2-4-5 रुपए का अंतर। आप चैट जीपीटी नाम के ऐप अगर आपने खोला है या फिर क्रोम खोला है तो आप उसको बंद कर दें, या तो आप मेरे ऊपर बिलीव करें या फिर आप उसके ऊपर बिलीव करें, तुमको किसी एक को चुनना है, ठीक है, बस बात खत्म हो गई, ठीक है। तो क्या है, अगर तुम बाइक को चलाओगे धीरे तो ज्यादा पेट्रोल तुम्हारा खर्च होगा, तेज चलाओगे तो कम होगा। अब ये सब चीजें तुम्हारे काम की नहीं है, मेन चीज क्या तुमको जानना है कि जो कोई भी रिएक्शन होता है, कोई ना कोई पैरामीटर होता है जो उसके रेट को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो रिएक्शन फिजिबल है या फिर नहीं है, ये जानना तो इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है, ये जानना तो इंपॉर्टेंट, लेकिन तुम्हारे लिए ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि जो रिएक्शन का रेट है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है। काम खत्म, पैसा हजम। ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड बाय द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of reaction rates and their mechanism called chemical। तो क्या है, ये सब आंसर आपको कहां पर मिलेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में मिलेंगे, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स क्या बात करती है, रिएक्शन के रेट की बात करती है, और किसकी, रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करती है, मतलब रिएक्शन कैसे हो रहा है। रिएक्शन हो रहा है वो तो तुमको दिख जाता है, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स रिएक्शन के अंदर जाएगी और बताएगी रिएक्शन कैसे हो रहा है, और रिएक्शन का रेट बताएगी वो तुमको। डालो हेडिंग केमिकल काइनेटिक्स।
द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the rate of reaction, that deals with the rate of reaction, टाइम कितना हो रहा है, that deals with the rate of reaction and its mechanism, that deals with the rate of reaction and its mechanism, that deals with the rate of reaction and its mechanism. मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, मतलब कि रिएक्शन के अंदर क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म बोलते हैं रिएक्शन का। क्या तुमको इतना है समझ में? तो मेन बात है, मैं क्या बोल रहा था कि तुमको किसी भी रिएक्शन के बारे में क्या क्या जानना इंपॉर्टेंट है। पहला आपको ये जानना है कि रिएक्शन फिजिबल है या फिर नहीं है। ये फिजिबल आप जान जाएंगे कैसे, डेल्टा जी से जान जाएंगे। ये तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन साथ में तुम्हारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन का रेट क्या है। क्या इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन का रेट क्या है, और रिएक्शन के रेट को कंट्रोल कौन कर रहा है। ये दोनों भी जानना क्या है आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को हम लोग कहां पर पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। और ये हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, इस तरह के चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसको लिख लो अपने कॉपी में। रिएक्शन के बारे में ये चीजें जानना इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन मतलब कौन सा रिएक्शन, क्या लिखा है, द वर्ड काइनेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड काइनेसिस मीनिंग मूवमेंट। थर्मोडायनेमिक्स टेल्स ओनली अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, वेयरएज केमिकल काइनेटिक्स टेल्स अबाउट द रेट ऑफ। तो क्या है, थर्मोडायनेमिक्स जो था वो बस खाली बता रहा था कि रिएक्शन होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स क्या बता रही है, रिएक्शन होगा किस रेट से होगा, कितनी स्पीड से रिएक्शन होगा, वो कौन बता रहा है, केमिकल। फॉर एग्जाम्पल, thermodynamic data indicate that diamond shall convert to graphite, but in reality the conversion rate is so slow that the change is not perceptible at all। मतलब क्या है, थर्मोडायनेमिक्स अगर आप डेटा देखेंगे तो वो क्या बताता है कि जो डायमंड है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो सकता है, जो डायमंड है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स क्या बोलता है कि जो कन्वर्जन का रेट है वो इतना स्लो है कि आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको पता ही। ग्रेफाइट डायमंड में नहीं, डायमंड ग्रेफाइट में चेंज हो जाएगा, ये कौन बता रहा है, थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन रेट क्या इतना स्लो है कि उसको आप परसेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, सिंपल बात ये है। अगर तुमको ये सुनकर के हैरानी हो रही है तो तुम्हारे पास फोन है, अपना सर्च करके देख लेना एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे चेंज होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जाना मेरा काम नहीं है, क्योंकि मुझे हैरानी हो ही नहीं रही है। एनसीईआरटी ने जो लिख लिया उसको मैंने मान लिया, भाई होता होगा, किसी दुनिया में ये भी पॉसिबल होगा। Therefore, most people think that diamond is forever। अब क्या है, इसीलिए क्या है, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि डायमंड क्या है, वो फॉरएवर के लिए, डायमंड कभी भी ग्रेफाइट में चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन थर्मोडायनेमिक के हिसाब से डायमंड ग्रेफाइट में चेंज होता है, लेकिन वो 10 लाख सालों में होता है, उसका उतना रेट है। ठीक है, हो सकता है, लेकिन रेट क्या है, बहुत स्लो है। तो अगर आप इसको समझेंगे कि डायमंड ग्रेफाइट में चेंज हो सकता है तो वो 100 साल में होगा, और 100 साल तुम जियोगे ही नहीं, तुमको बताएगा कौन कि वो चेंज हो रहा है, होगा, लेकिन तुम उसको देख पाओगे नहीं होते हुए, तुमको क्या लगेगा कि होता ही नहीं है। ठीक है, सिंपल बात है। अगर 100 साल जी लेना तो क्या होगा, तो भी आप इसको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर तुम 100 साल जियोगे तो ये 1000 साल में होगा, 1000 साल तुम जी ही नहीं पाओगे। काइनेटिक स्टडीज नॉट ओनली हेल्प अस टू डिटरमाइन द स्पीड और रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन,
but also describe the conditions by which the reaction rates can be altered. अब देखना केमिकल काइनेटिक्स की खूबसूरती क्या है। वो तुमको एक तो बताता है कि जो रिएक्शन हो रहा है उसका स्पीड या फिर रेट क्या है, ये तो वो बता ही रहा है। और क्या वो बता रहे हैं कि जो रिएक्शन का रेट है उसको हम लोग ऑल्टर कैसे कर सकते हैं, ऑल्टर मतलब चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स स्पीड तो बता ही रहा है रिएक्शन की, साथ में बता रहा है कि इस स्पीड को तुम बदल कैसे सकते हो, कम कैसे कर सकते हो या फिर बढ़ा कैसे सकते हो। द फैक्टर सच एज कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ अ। तो क्या है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर सकती हैं। कौन कौन सी? एक तो कंसंट्रेशन चेंज कर दो, टेम्परेचर बदल दो, प्रेशर बदल दो, या फिर वहां पे कोई क्या लगा दो, कैटलिस्ट लगा दो। किसकी? तुम्हारी खूबसूरती। केमिकल काइनेटिक्स की ये खूबसूरती है कि वो स्पीड को तो बताता है ये रिएक्शन की, वो साथ में ये भी बताता है कि जो रिएक्शन की स्पीड है उसको हम लोग चेंज कैसे कर सकते हैं। At the macroscopic level, we are interested in amounts reacted or formed and the rate of their consumption or formation. At the molecular level, the reaction mechanism involving orientation and energy of molecules undergoing collisions are discussed. तो हम लोग दो लेवल पे बात करते हैं। किस पे? दो लेवल पे। एक हम लोग अगर बाहर से बात करें, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर बात करें, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो आपका रिएक्शन है क्या उसमें रिएक्ट हो रहा है और क्या बन रहा है, सिर्फ हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। और किसने रिएक्शन से कोई चीज कंज्यूम हो रही है या फिर कितने रेट से कोई चीज फॉर्म हो रही है, ये हम लोग बड़े लेवल पे जब देखते हैं तो हमको ये दिखता है। लेकिन जब हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएंगे, जब हम लोग मॉलिक्यूल्स को देखेंगे, तो हम क्या देखेंगे, मैकेनिज्म के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें क्या होता है, कोलिजन हो रहा होता है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो क्या है, हम लोग दो लेवल बात करते हैं, देख लेना भाई, समझ लेना, ये आखिरी पॉइंट है। हम लोग दो लेवल पे बात कर सकते हैं। एक क्या है, मैक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब बाहर से। कौन सा लेवल? मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो यहां पे हम लोग क्या देखते हैं, क्या बन रहा है, व्हाट इज कंज्यूम्ड, मतलब क्या कंज्यूम हुआ है, एंड व्हाट इज फॉर्म। व्हाट इज कंज्यूम्ड एंड व्हाट इज फॉर्म, और क्या है इनका रेट, किस रेट से बन रहा है और किस रेट से खत्म हो रहा है, ठीक है। ये हम लोग कहां पर देखते हैं, हम लोग बाहर से देखते हैं, तो हम लोग इन चीजों को पता लगाने का ट्राई करते हैं। लेकिन अगर हम लोग कहां पे जाएंगे, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएंगे, अगर हम लोग अंदर घुस जाएंगे मॉलिक्यूल के, तब क्या देखेंगे, हाउ दे आर कंज्यूम्ड, हाउ दे आर, कोई कैसे बन रहा है, कोई कैसे खत्म हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, समझा। इसी को क्या बोलोगे तुम दूसरी भाषा में, मैकेनिज्म बोलोगे। क्या बोलोगे इसी को? मैकेनिज्म। इसी में क्या आता है तुम्हारा, कोलिजन आता है, मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, कोलिजन होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, ठीक है। तो क्या है, दो चीजें हम लोग काइनेटिक्स में देखते हैं, एक क्या देखते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, और एक क्या देखते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे। मैक्रोस्कोपिक हम लोग क्या देखते हैं, क्या बन रहा है, क्या खर्च हो रहा है, वो देखते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूलर में हम लोग क्या देखते हैं, कैसे बन रहा है और कैसे खर्च हो रहा है। लिख लो इसको।